हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। मैं हूं निवेदिता राजे और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको यूपी एपीओ के लिए आने वाले 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देगी। अगर आप फ्रेशर है तो भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन में है तो आप इसे रिविजन के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, एग्जाम को लेकर कुछ मिसनोमर्स होते हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में, दैट दे हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड, नो एवरीथिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल और ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। For this exam, you don't need to know everything. You just need to know the law the way UPPSC asks it. ठीक है, कमीशन लॉ जिस तरह से पूछता है आपको बस उसी तरीके से लॉ पढ़ना है और याद करना है और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, what does it mean? It means that for prelims you need to work on your recognition and recall. For mains you need to work on articulation and order. आपको समझना है कि आप प्रोसिक्यूटर की तरह कैसे लिख सकते हैं। Right, so this strategy basically involves 3 simple steps. बिल्ड, शार्पन, परफॉर्म। पहले आप बिल्ड करेंगे, जो आपने बिल्ड किया है उसे आप शार्पन करेंगे और फिर आप परफॉर्म करेंगे और एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी है तो मंथ वाइज चलेंगे, समझेंगे कि हर महीने क्या क्या करना है जिससे कि एफिशिएंटली हर चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, अब मंथ 1 में आपको अपने बेस को तैयार करना है। यू नीड टू बिल्ड योर बेस। 4 हफ्ते हैं, चारों हफ्तों को डिवाइड कर लीजिए। 1 हफ्ते में एक लॉ आपको पूरा करना है। मैं आवर्स पे बहुत एम्फसाइज नहीं करती क्योंकि हर कैंडिडेट का अपना शेड्यूल होता है, अपना रूटीन होता है। कुछ पूरी तरह से प्रिपरेशन में होते हैं लेकिन कुछ वर्किंग भी होते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस, अपने शेड्यूल, अपने रूटीन के हिसाब से आपकी जो कैपेबिलिटी है, कितने घंटे बैठ के आप फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, उसको सबको फैक्टर करते हुए आप खुद डिसाइड करें कि आप कितने घंटे दे सकते हैं। ठीक है, अब मंथ 1 में जब बेस बिल्डिंग पे आप काम करते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए दैट यू नो योर एक्ट्स। एक्ट्स मतलब द बेयर लॉ, दैट इज इनसाइड आउट। एज एन एपीओ ये आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, यू नीड टू नो योर एक्ट्स इनसाइड आउट और साथ में आप इसमें जीके के स्केलेटन को भी बिल्ड करेंगे। प्रीलिम्स में जीके 150 मार्क्स की है और लॉ 100 मार्क्स का, तो जीके इग्नोर तो की ही नहीं जा सकती। राइट, अब हफ्ते डिवाइड कर लीजिए। पहले हफ्ते में बीएनएस प्रिपेयर कीजिए, भारतीय न्याय संहिता। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, मेंस के भी और प्री के भी। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं बार बार। कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनली न्यू नहीं आता दैट माइट कैच यू बाय सरप्राइज कि अरे ये भी पूछ लिया जाता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, लॉ के एग्जाम्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं एंड इफ़ यू आर इन टू द प्रिपरेशन, इफ़ यू हैव बिन रिवाइजिंग, डूइंग द MCQs एंड एवरीथिंग, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पैटर्न बाय नाउ कि देखिए ये पॉइंट्स हैं, ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शन नंबर है जो पूछ लिया जाता है। बस उसी हिसाब से उसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखिए। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको पूरा पढ़ लीजिए, वो आ ही जाते हैं। उसके अलावा कुछ एविडेंस के रूल्स हैं IPC में ही, जैसे कि कॉमन इंटेंशन हो गया एट्सेट्रा। फिर ऑफेंस रिलीजन से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, दे आर ऑल्सो ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर सर्टन sections in the entire law that are very important. तो आप उनको तो याद कर लीजिए, लिख के याद करें, कैसे याद करें वो मैं आप पर छोड़ती हूँ, बट उन्हें आप याद कर लीजिए सेक्शन नंबर के साथ, क्योंकि वो पूरा बेयर प्रोविजन ही पूछ लिया जाता है कि ये बात किस सेक्शन में कह रखी है या फिर इस सेक्शन में क्या कह रखा है। उसके अलावा जो सेक्शंस नंबर वाइज या फिलॉसफी वाइज नहीं पूछे जाते, उनको आप एक सतह, सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर तो करके रखिए ही, ताकि इफ़ एट ऑल समथिंग कम्स विच इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको उसका भी जवाब आप डिराइव कर सकें। तो वीक 1 में हम BNS पूरा प्रिपेयर करेंगे। द एक्सेप्शंस, द डिफेंसेस, ऑल डिफेंसेस, है ना, सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट बॉडी, देन रिलीजन, मैरिज, दी फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, द डेफिनेशन क्लॉज, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। उन्हें लिख के याद कीजिए, 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। आई अंडरस्टैंड कुछ कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि IPC ऑलरेडी याद है, अब नए सिरे से पूरा लॉ याद करना पड़ेगा। इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, अब
नौकरी पानी है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, BNS पे आप इस तरह से ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो से आपको ध्यान रखना है, whatever you prepare you need to revise it the same day। रिविजन टालना नहीं है कि जो आज पढ़ा है उसे कल रिवाइज करूंगा, नहीं, जो आज पढ़ा है उसे आज ही रिवाइज करूंगा। तो आपने दिन में पढ़ाई की और रात में आप उस पूरी पढ़ाई को रिवाइज करके सोए। आपने जितना भी पढ़ा आप उसे रिवाइज करके ही सोएंगे। तो यू मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इट एट लीस्ट 2 times। ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार रिविजन भी काफ़ी रहता है। सो इफ़ यू मैनेज टू स्टडी समथिंग ट्वाइस इन अ डे, यू कैन इंश्योर कि वो आपके दिमाग में रह जाएगा। सेक्शन को याद रखने के लिए, उनके नंबर्स को याद रखने के लिए बार बार पढ़ते रहना पड़ता है। और अगर आप रिवीजन को टालेंगे, डिले करेंगे कि हफ्ते के एंड में करूंगा या कल करूंगा या 3 दिन बाद करूंगा, लॉ पूरा होने पर करूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। आप जो सेक्शन याद कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं, उस दिन ही उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका वीक 1। वीक 2 में आप प्रोसीजर की तरफ आ जाइए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तो भारतीय न्याय संहिता हो गया। ठीक है, प्रोसीजर भी पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स ये आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। प्रोसीजर का एक सर्टेन चंक है जो मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोसीजर का एक सर्टेन चंक है जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो हफ्ता है ये आपको दोनों के लिए ही देना है। ठीक है, और जब मैं आपसे पूरे हफ्ते एक लॉ पढ़ने की बात कर रही हूँ तो मैं आपसे ये नहीं कह रही कि बस सेक्शन ही रटते रहिए और MCQs को सॉल्व करते रहिए, नहीं, आपको मीन्स के आंसर्स भी लिखने हैं। जो सेक्शन रटने की ज़रूरत है, अगर उस सेक्शन पे एक आंसर भी बनता है, क्वेश्चन बनता है मीन्स का, तो मेक श्योर कि आप उस क्वेश्चन को भी एक बार कम से कम प्रैक्टिस कर ही लें। अगर आप उस क्वेश्चन की थ्योरी को भी लिख लेंगे तो फिर आप उस सेक्शन के नंबर को, उसकी फ़िलॉसफी को कभी नहीं भूलेंगे। तो वो सेक्शन आपको फिर पूरी तरीके से याद हो गया। अगर वो नंबर से पूछ लिया जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे, अगर आप प्रोविजन से पूछ लिया जाए तो भी आप गलत नहीं करेंगे, बिकॉज यू नाउ नो योर लॉ इनसाइड आउट। बेयर लॉ को रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है, और उसको समझने का यही तरीका है कि सेक्शन के साथ उसकी फिलॉसफी भी आप किस तरह से याद करेंगे, उसको आर्टिकुलेट करके, उसको इलैबोरेट करके। द मोमेंट यू इलैबोरेट इट, यू हैव रिटेन्ड दैट लॉ फॉर एवर इनसाइड योर हेड। ठीक है, तो उस हफ्ते में आपको सिर्फ रटना नहीं है। BNS अगर रटने लगे एक ही दिन में हो जाएगा, तो हफ्ता क्यों दे रहे हैं हम? इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप BNS को ओवरऑल प्रिपेयर करें, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ना ही सिर्फ सेक्शंस याद रखने हैं, आपको उन सेक्शंस की फिलॉसफी को आर्टिकुलेट भी करना है, ऑर्डर में केसेस भी लिखने हैं। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, वीक 2 में BNSS के साथ भी यही करना है। लाइक आई सेड, BNSS का एक पार्ट है जो मेंस के लिए ज़रूरी है, एक पार्ट है जो प्री के लिए ज़रूरी है, एक पार्ट है जो दोनों में ही पूछ लिया जाता है। तो आप सेग्रीगेट कर लीजिए और इस हफ्ते आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है आप अपने शेड्यूल के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो भाई प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे लिख के याद कर दीजिए, इस सेक्शन में ये लिखा जाता है, इस सेक्शन में ये लिखा जाता है, राइट। जो सिर्फ मेंस में ही पूछा जाता है, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, उनके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, तो उनको आप लिख के याद कर लीजिए, इलैबोरेट करके। जो दोनों के लिए ज़रूरी है उसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद कीजिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए। अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलते हैं तो प्री तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है, प्री की अलग से तैयारी नहीं की जाती, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वीक 3 में आप एविडेंस पे आ जाएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और वीक 3 में आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करेंगे, राइट। एविडेंस के लॉ को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया जाता है, वरना इसे याद रखना मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। नॉट एवरीबडी इज एक्सट्रीमली ग्रेट एट रिटेनिंग सेक्शंस एंड रिकॉलिंग देम इन दैट एग्जामिनेशन हॉल amidst so much pressure। ठीक है, तो आप इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें। कुछ आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट एवरीथिंग इज आस्क्ड इन द एग्जाम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी होता है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, चाहे प्री के, मेंस और प्री दोनों के निकालिए, और उन्हीं में से सेग्रीगेट कर लीजिए, सेक्शंस को मार्क कर लीजिए
प्री और मेंस से कि भाई ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है, वही कुछ टॉपिक्स हैं, वही कुछ सेक्शंस हैं जो बार बार प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। कुछ अलग से नया नहीं पूछा जाता, भाई लॉ के अंदर ही है जो पूछा जाएगा ऑब्वियसली, राइट। सो देयर इज अ क्वाइट फिक्स्ड पार्ट which is asked in the exam. You need to prepare that only and make sure that you get it evaluated. सिर्फ पढ़ते रहना, उसे बिना evaluate कराए कि भाई मैं गलत तो नहीं लिख रहा, अच्छा लिख भी रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। So make sure whatever you are writing it and you're getting it evaluated. तो आप केसेस को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, you are citing them in correct order. आप सेक्शंस में अगर पूरे सेक्शन को एलैबोरेट कर रहे हैं तो आप सेक्शन के एक्सप्लेनेशन, उसके प्रोवाइजोज, उसके क्लॉजेस को अच्छे से ऑर्डर में आर्टिकुलेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। तो एक हफ्ते में ये हो जाता है। इट माइट सीम एज हरक्यूलियन टास्क जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये काफ़ी मुमकिन है। दिस एंटायर स्ट्रैटेजी इज़ क्वाइट डूएबल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि सुबह पढ़ना है और सोते वक्त रिवाइज करना है, और इसमें बीच में आपको जहाँ पे लगे कि अब लॉ से थोड़ा थक रहा हूँ तो 1.5 से 2 घंटा जीके को भी दीजिए। अब जीके के लिए आप जितना करंट इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा स्टैटिक इम्पॉर्टेंट है यूपी के लिए, राइट। यूपी एपीओ हो गया, चाहे यूपी जुडिशरी के लिए हो गया, ठीक है। और उसे रोज़ 1 से 1.5 घंटा आप जीके को रोज़ आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वालिफिकेशन मुश्किल हो सकता है ना। चलिए, ये तो हो गया पहला हफ्ता। अच्छा, अभी पहला हफ्ता नहीं, सॉरी 3 हफ्ते हो गए। अब आता है वीक 4, आखिरी हफ्ते में आप क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों यूपी एपीओ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज फॉर यूपी एपीओ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट को ही करेंगे। पॉलिटी तो आप अलग से लूसेंट से और दृष्टि और स्पेक्ट्रम से कर ही रहे हैं। इसमें आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, है ना, ये सब जो फिलोसॉफिकल पार्ट है संविधान का, उस पर ध्यान देंगे। और उसे भी आप मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करेंगे। यू डोंट प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय डूइंग एमसीक्यूज, दैट्स नॉट हाउ यू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, कम से कम 10 साल के क्वेश्चंस उठाइए, और उनमें आप सेग्रीगेट कर लीजिए कि क्या क्या आंसर्स आते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं, यही पूछे जाते हैं, और 10 सालों से यही पूछे जा रहे हैं, आने वाले 10 सालों में भी वही पूछे जाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बदल थोड़ी जाएगा, वही रहेगा। बस सेग्रीगेट कर लीजिए, उन्हीं पे आंसर्स लिखते रहिए, उनको चेक करवाते रहिए, लेटेस्ट केस लॉ से उसे इक्विप करते रहिए। मेंस की आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। प्री को आप इस तरह से 100% क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ प्री के लिए पढ़ते रहेंगे, एमसीक्यूज रटते रहेंगे तो प्री हो सकता है निकल आए, लेकिन फिर मेंस नहीं निकलेगा। तो आपको एक कदम एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, तब जाके पूरा एग्जाम होलसमली क्वालिफाई होता है, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया लॉ पार्ट, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस को भी आपको जगह देनी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई 3 महीने बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं। तो यू नीड टू ऐड एवरीथिंग सो एज टू मेक योर प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव। जीके करंट को मैंने आपको बता दिया, 1.5 से 2 घंटा आपको देना ही है। न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ लें, न्यूज़पेपर फोकस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको अवेयर रखता है, एक सर्टेन कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। न्यूज़पेपर उस तरह से आपको इक्विप करता है। प्लस न्यूज़पेपर आपको थोड़ा पेशेंट भी बनाता है, मतलब फैक्ट दैट यू कैन स्टडी फॉर आवर्स इन अ सिंगल सिटिंग, न्यूज़पेपर हैज़ अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन दैट एक्सरसाइज, ठीक है। एक करंट लीगल नोटबुक बनाइए जिसमें हर लेटेस्ट केस को इशू जजमेंट के साथ 2-3 लाइंस में ब्रीफ कर दीजिए। अब ये प्री में भले ही बहुत ज़रूरी ना हो, लेकिन ये नोटबुक आपके मेंस में बहुत काम आएगी। ये आपके आंसर्स को बहुत रिच और बहुत स्कोरिंग बनाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कि आप पुरानी अथॉरिटीज़, पुराने लैंडमार्क्स को मेंशन करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर सभी वही करते हैं, एवरीबडी डज इट। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे? आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट पे। तो आप उसमें लेटेस्ट केसेस को यूज़ कीजिए, 2025 के केसेस को यूज़ कीजिए। दृष्टि जुडिशरी ऐप पर ही हम रोज़ करंट लीगल के वीडियोस को रिलीज़ करते हैं, जिनमें 25 के लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। उनमें आप जजमेंट्स सेग्रीगेट कीजिए, अपने आंसर्स में 1-2 लाइन में, अपनी नोटबुक में 1-2 लाइन में उसको लिख लीजिए, और जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़े आगे मेंस में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिसिंग शुरू करें, उस आंसर को इनकॉर्पोरेट कर दें।
ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस में MCQs तो ऑब्वियसली करने ही हैं। सो द फैक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग अ लॉ, द फैक्ट दैट यू आर राइटिंग द लॉ इन इट्स उसको कॉम्प्रिहेंसिवली आप लिख रहे हैं, साथ में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 15 से 20 MCQs रोज़ करें सिर्फ लॉ के, और इतने ही आप GK के भी कर लें। तो अबाउट 30-35 MCQs एवरी डे इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। अब आपको लग रहा होगा मैम 30 में क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है। 30 MCQs अ डे मीन्स 900 MCQs अ मंथ, विच इज़ अ लॉट, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो यू डू दैट 30 MCQs एवरी डे। अपने आप को संडे दीजिए जिसमें आप खुद को टेस्ट करेंगे, तो एक प्री देंगे आप और एक कोई सा पेपर। UP APO में कुल मिला के 6 पेपर हैं, जिसमें 3 तो हिंदी, इंग्लिश और GK ही है, बाकी लॉज हैं। तो कोई सा एक पेपर उठा लीजिए और संडे को, क्योंकि आप क्रिमिनल ऑब्वियसली वीक फर्स्ट मंथ में आप क्रिमिनल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो क्रिमिनल पेपर उठा लीजिए और उस पेपर को आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। तो एक प्री का और एक मेंस का टेस्ट आप संडे को खुद देंगे, और टुवर्ड्स द एंड आपके पास काफ़ी कुछ होगा, पर मतलब प्रिपरेशन वाइज यू विल फील अ लॉट कॉन्फिडेंट कि मैंने इतने सारे MCQs कर लिए हैं। वो ऑलरेडी फिनिश विथ 4 लॉज, मैंने उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया है, सिर्फ प्री नहीं मेंस के साथ प्रिपेयर किया है। मैं लगातार प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, खुद को टेस्ट भी करता रहा हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यू विल फील इमेंसली कॉन्फिडेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये मोमेंटम जो बन गया ना, फिर ये एग्जाम तक टूटेगा नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, अब मंथ ये हो गया बेस बिल्डिंग। नाउ वी हैव बिल्ट आवर बेस। अब मंथ 2 पे आ जाते हैं। मंथ 2 पे हमें क्या करना है, शार्पन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वी नीड टू शार्पन व्हाट वी हैव बिल्ट, राइट। तो एक्ट्स को इंटीग्रेट करना शुरू कीजिए मेंस के साथ। जो आप पहले कर रहे थे वही करिए, बट वो बाकी लॉज के लिए, SC/ST एक्ट है, UP गुंडा एक्ट है, पॉक्सो है, डाउरी है ना, जितने भी एक्ट्स बाकी के अन्य अधिनियम का जो पार्ट है, उसको आप फिर मंथ 2 में प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उन्हें भी फिर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर प्री के लिए लग गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो उनके ओवरऑल टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेशन क्लॉज हो गया, फिर कुछ मेजर ऑफेंसेस हैं जिन पे कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए, मेंस के भी प्री के भी, फिगर आउट कि भाई प्री में मेंस में क्या क्या पूछा जाता है, प्री भी प्रैक्टिस कीजिए और मेंस के आंसर्स को भी साथ साथ लिखते चलिए। अपने डिवाइड कर लीजिए अन्य अधिनियम में कितने एक्ट्स हैं, और मुझे इस महीने इन सारे एक्ट्स को कवर करना है, तो मैं दिन रख दूंगा कि इस हफ्ते, ये बहुत बड़े बड़े बहुत लेंदी, एक्सेसिवली लेंदी एक्ट्स नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब द इंटायर एक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओनली अ सर्टेन चंक ऑफ इट इज इम्पॉर्टेंट। और ये सेग्रीगेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, 1-2 दिन लगते हैं ये सब करने में, बस इतने में आप पूरा सिलेबस सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो सेग्रीगेट कर लीजिए, यकीन मानिए 1 महीने में ये सारे लॉज हो जाते हैं। लाइक आई सेड, यू डोंट हैव टू रोट एवरी सिंगल सेक्शन इन दीज एक्ट्स, पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। खैर, अब ये पूरा हो गया, लेकिन रिविजिट करते रहिए अपने मेजर लॉज को। ऑफ कोर्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द अदर लॉज, यू are also revisiting the laws that you prepared while building your base, because those were the most important, ठीक है। तो उनको भी रिविजिट कीजिए। जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कुछ 15 से 20 MCQs भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, BNSS के, BNS के कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। भले ही आप रोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं। एक दिन एक छोड़ के मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कर लिया, 2 दिन बाद मैंने एविडेंस के कुछ 20-25 क्वेश्चन लगा लिए, इससे आप फ्लो बना रहेगा। तो जो आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो आपने मेंस के जो क्वेश्चंस लिखे थे, आंसर्स को एलैबोरेट किया था, वो भी आप हफ्ते में 2-3 बार उनको भी एक बार पढ़ लीजिए। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कीप रीडिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन, दैट वर्क्स फाइन, ठीक है। GK में बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे कर रहे थे, 1.5 से 2 घंटा डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर शेड्यूल इज। स्टैटिक को और करंट को भी आप अपने शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे अब आप कोशिश कीजिए कि MCQs भी सॉल्व करें। दृष्टि के पोर्टल से, दृष्टि के पास मटेरियल है जहाँ पे आपको करंट से रिलेटेड, स्टैटिक से रिलेटेड MCQs मिल जाते हैं, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। यू कैन कीप सॉल्विंग देम, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग देम, ठीक है। बाकी नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लाइक आई सेड कि पूरा का पूरा जो आप
अन्य अधिनियम का जो पोर्शन है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया जाता है। सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे तो याद नहीं रहता, बिकॉज देयर टू मैनी ऑफ देम एंड देन यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। आप पूरे एक्ट को रटना शुरू कर देंगे, दैट विल टेक टू मच ऑफ योर टाइम, और ये 1 महीने में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेग्रीगेट कीजिए, उतना ही पढ़िए, उतना ही रटिए, बस दैट्स इट। और वही संडे यही करना है आपको कि आप एक प्री का और एक अपना जो अन्य अधिनियम का जो पेपर है उसे आप दे दें। ठीक है, खुद को टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट को चेक ज़रूर करवा लीजिए ताकि पता चल जाए कि भाई आपके आंसर्स की क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि अगर ख़राब है तो आप उसे इम्प्रूव कर लें विद इन टाइम, राइट। दिस इज़ वॉट यू डू इन द सेकेंड मंथ, यू शार्पन। ओके, मंथ 3 जो है वो पूरी तरह से परफॉर्मेंस मोड है। मंथ 3 इज़ कम्प्लीटली परफॉर्मेंस। अब डे 61 से लेकर 90 तक ऑल्टरनेट डे रिवीजन करना है। आप लॉस कर चुके हैं, जीके भी आपका काफ़ी कुछ हो चुका है। जो भी करना है वो अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही, करंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है। उसे आप पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते हैं जीके में भी, करंट में वो बहुत सारे नहीं होते हैं। यकीन माने महीने में कुछ 15 से 20 इवेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, as long as an event creates a national and international impact, it is not important. So you decide what topic is important based on that. If a topic or any event for that matter, if it creates a national or an international impact, वो एग्ज़ाम में आने का चांस रखता है, उसे पढ़िए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि दृष्टि का मैनुअल उठाइए, उनमें हम स्पेशली वही इवेंट्स ऐड करते हैं पर्पसली, ताकि क्लस्टर ना बन जाए, ज़बरदस्ती भीड़ ना हो जाए, वो एक्सेसिवली लेंदी मटेरियल ना बने, रेलेवेंट मटेरियल बने, और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली बैकग्राउंड स्टोरी, फ्यूचर इम्पैक्ट्स, वे फॉरवर्ड के साथ होता है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी उससे। ठीक है, हर दिन रिविजन कीजिए। एवरी डे यू वुड बी रिवाइजिंग सम और दी अदर एक्ट। और कैसे आप रिवाइज कर रहे हैं उसे? MCQ से, क्योंकि अगले महीने प्रीलिम है। ठीक है, तो MCQs आप कर रहे हैं, जितने हो सके आप उतने करिए। और साथ में अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप एग्जॉस्ट नहीं फील कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू राइट 1 or 2 आंसर्स ऑल्सो, उसी एक्ट के जो आपने उस दिन रिवाइज किया। मिक्स मत कीजिए। अगर आप मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दैट क्रिएट्स अ chaos, राइट। सो वी आर नॉट हियर टू क्रिएट अ रैंडम chaos, वी आर हियर टू सेग्रीगेट, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह से क्या पढ़ सकते हैं। खैर, तो अपने आप को टेस्ट कीजिए, लगातार MCQs देते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। डिवाइड कर लीजिए कि मैं इतने MCQs रोज़ करूँगा, इसके आज करूँगा, इसके कल करूँगा। इंस्टेड ऑफ चॉकिंग आउट अ प्लान फॉर एन एंटायर मंथ, डिसाइड फॉर डेली गोल्स, कि आज ये पढ़ा है, कल ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, और जैसे वो हो जाए उसको आप चेक लगाते जाइए। डेली गोल सेट करेंगे, अचीवेबल गोल सेट करेंगे, तो उन्हें अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अगर कुछ फार फेचड एम्बिशियस गोल सेट करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए पूरे महीने का प्लान मत बनाइए, हर दिन गोल सेट कीजिए। ठीक है, जीके को आपको रोज़ 2 घंटे देने ही हैं। MCQs आपको मिनिमम 25-30 रोज़ करने ही हैं। मीन्स आपको कम से कम 2 आंसर्स लिखने ही हैं, और ये आपका 3rd मंथ का रहना चाहिए गोल। ठीक है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, मेंस के भी आंसर्स रिवाइज करने हैं, MCQs भी करने हैं। अगर आप MCQs बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दीजिए। जीके आपको लगातार रिवाइज करना है, जीके आपको लगातार रिवाइज करना है। जीके को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट एवरी डे। ठीक है, डोंट गो ऑन टू रीड द एंटायर current material that is available in the market online. You'll get confused. Like I said, we are not here to create a random chaos. We are here to study selectively what is important and relevant. अगर आप हर चीज़ पढ़ने लगेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते वो बच्चे जो सब चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो बस वही पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है, उसी को लिख के याद कीजिए, पढ़ के याद कीजिए, जैसे भी आपको याद रहता है, और उसको बार बार पढ़ते रहिए। बस यही तरीका है और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, एग्ज़ाम निकल आएगा। ये है आपकी 3 मंथ की स्ट्रैटेजी। बहुत कोई एक्सेसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इसमें साइंटिफिक, ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है।
ठीक है, कोई मतलब इट इज़ नॉट एक्सेसिवली हार्ड और फार फेचेड और नॉट डूएबल, इट इज़ क्वाइट डूएबल, यू कैन डू इट, वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइम यूपी एपीओ अपीयरिंग कैंडिडेट और you are a fresh or an experienced candidate. This strategy fits everybody's requirements. ठीक है, और कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट्स में लीव करें, जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। ख्याल रखें, शब्दशः इसे फॉलो करें, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।